हेलो गाइस, माई सेल्फ ऋषि जैन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मतलब जो फोर्सेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी, प्लीज वो वीडियो देखिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने आगे डिस्कशन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वो अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो मैं वही आपके करूंगा, एक सिक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइज। आपके पास दो स्फीयर हैं और दोनों के दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं। Have charges QA and QB respectively. A third sphere of the same size but uncharged is taken in contact with the first and then in contact with the second and finally removed from the both. मतलब है क्या सिचुएशन? आपके पास दो स्फीयर है A एंड B। क्लियर? A के ऊपर तो चार्ज आपको गिवन है QA और बी के ऊपर चार्ज आपको गिवन है क्यूबी। एक थर्ड स्फीयर लिया गया ऑफ द सेम आइडेंटिकल साइज सी, और उसके ऊपर जो चार्ज है स्टार्टिंग में वो कितना है? 0 है। फर्स्टली इस स्फीयर को इसके कांटेक्ट में लिया जाता है एंड देन इसको यहां से रिमूव किया जाता है एंड देन उसके बाद इसे इसके कांटेक्ट में लिया जाता है, देन फिर इससे रिमूव किया जाता है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द कि इसके और इसके ऊपर तब चार्जेस कितना होगा, वो हमने यहां पे फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको बताया था कि जब आप दो स्फीयर्स को कांटेक्ट में लेते हो तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एवरेज वैल्यू के अबाउट होती है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। मैं लिख रहा हूं चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड सी। ए एंड सी में कितना चार्ज होगा? QA प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? QA बाई 2। मतलब QA प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो इसके ऊपर भी QA बाई 2 और इसके ऊपर भी QA बाई 2। अब मतलब इसके ऊपर कितना आ चुका है? QA बाई 2। अब इसको आपने इसके कांटेक्ट में लेकर जाना है, तो अब क्या होगा? चार्ज ऑन स्फीयर्स C एंड B। C एंड B में आपने देखना है। अब इसके ऊपर कितना है? QA बाई 2 और इसके ऊपर कितना है? QB और डिवाइड बाई क्या होगा? 2। एवरेज वैल्यू के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? QA प्लस 2QB डिवाइड बाई 4। बाय द कैलकुलेशन मेरे पास ये आ जाएगा। तो मतलब क्या है, आपके पास A के ऊपर कितना चार्ज होगा? इतना, और B के ऊपर कितना होगा? इतना चार्ज होगा। पहले इसके कांटेक्ट में, फिर रिमूव किया गया। जब आप रिमूव कर दोगे तो इतना चार्ज आ जाएगा एंड देन आपने इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the magnitude and the direction of net electric field intensity due to an electric dipole of length 2a at the midpoint of the line joining of the two charges। स्टूडेंट, एक तरह से आपके पास आर्टिकल ही है, जैसे हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल का आर्टिकल किया था ना, उसी सेंस में है, बट इजी है आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक डाइपोल गिवन है, उसके मिड पॉइंट पे आपने क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो देखिए आप कैसे करोगे। यहां पे मैं एक डाइपोल ले लेता हूं, लेट इट बी माइनस Q, और ये मेरे पास प्लस Q है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 2a। इतनी लेंथ की लेनी थी। आपने इसके मिड पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि कितनी इंटेंसिटी होगी। मतलब ये मेरे पास क्या होगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आप क्या करते हो? टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हो। तो मैंने Q0 को प्लेस किया। अब आपको पता है कि ये जो माइनस Q है, Q0 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो E1 मैंने ये ले ली इस डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि ये प्लस Q है और ये Q0 है। ये प्लस Q इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इसी साइड होगी। तो ये हो गया E2 का डायरेक्शन।
तो इसका मतलब क्या है, दोनों चार्जेस की वजह से जो आपके पास फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब क्या होगा कि दोनों की एडिशन होगी। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, वो आपके पास कितनी होगी, E1 में मान लेता हूं, तो वो मेरे पास क्या है 1/4πε0 इस चार्ज की वजह से, तो वो होगा Q। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, डिस्टेंस a रह जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा a², ये आ गया क्लियर। अब देखिए ऐसे मेरे पास क्या होगा, E2 होगा 1/4πε0 Q/a², क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, तो आपके पास ये चीज आ गई, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी आपके पास, E1 प्लस E2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का एडिशन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/a² प्लस 1/4πε0 Q/a², तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा 1/4πε0 2Q डिवाइड बाय a², क्लियर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। आप क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन सिंपल है फाइंड आउट करना, आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है -q2 + q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी टू दैट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन, मतलब क्या होगा कि ये उसके अपोजिट हो जाएगा। उसके अपोजिट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मूवमेंट का इस होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में कंफ्यूजन है, देन यू कैन राइट +q2 -q इसकी डायरेक्शन होगी, -q2 + q डाइपोल मूवमेंट की है और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है +q2 -q, आप इस टाइप से भी लिख सकते हो थोड़ा इजी वे में। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an electric field line is a continuous curve, that is a field line cannot have a sudden break, why is it so? आपको ये चीज पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं, क्लियर। बट आपने ये बताना है कि अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वहां पे कहीं ब्रेकिंग अकर नहीं हो रही, तो वो आपने बताना है कि ऐसा क्यों, ठीक है। कि मतलब जैसे अगर मैं मान लो +q -q एक डाइपोल का एग्जांपल लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से आपके पास चलती है, तो मतलब क्या इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, वो ब्रेक क्यों नहीं है वो चीज हमने बतानी है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है। कॉन्टिन्यूटी में चलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है बेसिकली वो एक कॉन्टिन्यूस फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। कैसे, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे इस टाइप से ले लेता हूं कि एक टेस्ट चार्ज मेरे पास Q0 है, तो +q तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और -q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि ये तो इसे इस साइड भेजेगा और ये इसे इस साइड अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में क्या है, कोई ब्रेकिंग अकर होगी नहीं, तो इस वजह से हम कहते हैं दे आर द कॉन्टिन्यूस। मतलब क्या है कि ये इसे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई वी से दैट कि कॉन्टिन्यूटी में फोर्स एक्सपीरियंस की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how much work is done in moving a 500 microcoulomb charge between 2 points on an equipotential surface? स्टूडेंट इसके लिए ना कॉन्सेप्ट बेसिकली ये वाला याद रखो, वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए कि अगर मेरे पास ये एक सरफेस है और अगर मैं इसे इक्विपोटेंशियल बोल रहा हूं, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लो A है, ये पॉइंट B है, तो यहां पे पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और चार्ज पार्टिकल तभी मूव करता है अगर क्या हो, पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंट हो, तभी क्या है मूवमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे वही है कि आपने एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है। 500 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराना है।
अगर आप मूव कराते हो देन क्या है, वर्क डन नहीं परफॉर्म होगा। क्यों? दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अगर ये मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है देन आप इसकी जस्टिफिकेशन भी दे सकते हो, जैसे आप ऐसे लिख दो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय चार्ज जिसको मैं मूव करा रहा हूं वीबी माइनस वीए। आपके पास क्या है कि यहां पे पोटेंशियल दोनों पे सेम है, तो अगर ये सेम है तो ये जीरो आ जाएगा, तो आपके पास डब्ल्यू ए बी डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या आ गया, जीरो। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जीरो है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, शो दैट द वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो आपने इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should be the work done if a point charge is taken from point A to point B in the given diagram with charge plus Q at the center? Means अगर आप क्या करते हो, एक चार्ज को A to B मूव कराते हो देन आपने क्या करना है, यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है और चार्ज प्लस Q क्या है आपके पास सेंटर पे है। अगर मैं एक चार्ज को सपोज करो, मैं एक चार्ज Q नॉट को मूव कराता हूं, बेसिकली ये डायग्राम आपके पास गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज Q नॉट को मूव करा रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइड बाय चार्ज, वो क्या होगा VB माइनस VA। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे Q मत मेंशन करना हो क्योंकि वो सेंटर पे है और आप क्या कर रहे हो, Q नॉट को यहां से आप मूव करा रहे हो, देन आपने मेंशन करना है WAB डिवाइड बाय Q नॉट इक्वल टू VB माइनस VA। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो बेसिकली जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज और R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग या इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग चार्ज तो मेरे पास सेम ही है। क्लियर? तो चार्ज तो मेरे पास सेम है। अब आपको पता है यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा इसका। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो ये वाले डिस्टेंसेस भी दोनों क्या है, सेम है। मतलब क्या है कि आपके पास चार्ज भी सेम है इसके और इसके विद रिस्पेक्ट टू, और आपके पास डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल ए और बी पे दोनों क्या हुए, सेम हुए। तो अगर पोटेंशियल दोनों पे सेम है तो इसका मतलब क्या है, WAB डिवाइड बाई Q नॉट इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट सिर्फ इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि उसमें आपको मेंशन था कि इक्विपोटेंशियल है, यहां पे इक्विपोटेंशियल मेंशन नहीं। यू हैव टू जज कि वो इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है। तो आप कैसे जज करोगे, आपको पता है डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। तो अपने आप क्या आ जाएगा, यहां पे जीरो हो गया, तो WAB डिवाइड बाई Q नॉट क्या आ गया, जीरो। तो WAB क्या हो गया, जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point charge Q is placed at point O as shown in the figure. Is the potential difference VA minus VB positive, negative और जीरो? हमने यहाँ पे बेसिकली क्या चीज बतानी है कि आपके पास एक चार्ज है प्लस Q, उसे आपने O पे प्लेस किया है। क्लियर? आपने बताना है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा अगर आपके पास Q क्या है पॉजिटिव और Q क्या है नेगेटिव। मींस हमने दोनों केसेस यहां पे कंसीडर करने हैं कि Q जब पॉजिटिव होता है तो क्या सिचुएशन होगी, Q जब नेगेटिव होगा तो क्या सिचुएशन होगी। क्लियर? तो मैं A के ऊपर पोटेंशियल कंसीडर करता हूं VA और B के ऊपर पोटेंशियल है VB। क्लियर? आपको पता है पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब स्टूडेंट देखिए पोटेंशियल अगर आप इस पॉइंट पे मेजर करते हो इसकी वजह से, इस पॉइंट पे मेजर करते हो इसकी वजह से, तो चार्ज तो आपके पास दोनों केसेस में क्या है, सेम ही है। मतलब चार्ज बेसिकली इसे मैं कैपिटल Q ही ले लेता हूं इसके अकॉर्डिंगली, तो चार्ज मेरे पास सेम है। तो बेसिकली V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो V क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो मतलब क्या है, R का वैल्यू जहां पे ज्यादा होगा V वहां पे क्या होगा, लेस होगा। अब आप देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं आपके पास, अगर मेरे पास Q क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर?
तो आपको पता है R अगर कम है तो V ज्यादा है, तो इसके लिए R कम है तो इसका मतलब VA क्या होगा, ज्यादा। तो इस केस में VA क्या होगा, VB से ज्यादा होगा। तो VA माइनस VB क्या आएगा आपके पास, ग्रेटर देन जीरो। अगर कोई ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया। क्लियर, मतलब अगर मैंने Q को पॉजिटिव कंसीडर किया है तो VA ग्रेटर देन VB हो गया, तो यहां पे सब्ट्रैक्शन होगी और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव। अब आता है इसका सेकंड केस। सेकंड केस में मैं क्या ले रहा हूं, अगर मेरे पास कैपिटल Q क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर, तो है तो वही चीज कि आपके पास क्या है, ये अब चार्ज नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखना, पोटेंशियल हो चाहे वर्क डन हो, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो यहां पे चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, अब देखिए R जितना कम होगा V उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाई होता है। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंगली तो क्या होना चाहिए, VA VB से क्या होना चाहिए, ज्यादा, जैसे इसमें था। बट यहां पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है आपके पास, आपको पता ही है, नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम होगी। तो यहां पे रिवर्स हो जाएगा, मतलब क्या होगा, VA लेस देन VB होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो V क्या होगा, हाई होगा। बट नेगेटिव जितना हाई होगा उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो VA क्या हो गया, VB से कम हो गया। तो मेरे पास ये आ गया। तो VA माइनस VB आपके पास क्या आ गया, लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस टाइप से आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? स्टूडेंट्स, दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोर्ड में सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले आए हुए हैं 2 और 3 टाइम्स, तो आपने अच्छे से करने हैं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर?